हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा एकेडमी। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी का एमसीक्यूज़ देखेंगे। ये पहला पार्ट रहेगा, पार्ट फर्स्ट वाला। तो इसमें भी देखेंगे 1 to 6 ओनली चैप्टर्स। ये थोड़ी लेंदी हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा 7 to 16 तक का। तो इससे पहले अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है, एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। 6, 7, 8, 9 का बना हुआ है एमसीक्यूज़ फॉर्म में। और इसके बाद ये ख़त्म होने के बाद में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिलेगा 9th 10th का। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहला क्वेश्चन इसका, रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से नहीं बदलता। दूसरा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने व जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सही हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का उपचयन ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, उपचयन। नेक्स्ट है, ये जो आपका जैसे उपचयित और एक हो दूसरा हो अपचयित हो, उपचयन और अपचयन अगर एक साथ होता है तो उसे रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं, या उपचयन या अपचयन अपक्रिया भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। दूसरा, इसके प्रभाव से बचने के लिए चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो इसके दोनों कुछ ये सही हैं पॉइंट्स। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 व 2। इसीलिए चिप्स के पैकेट से ऑक्सीजन निकाल दी जाएगी क्योंकि वो जल्दी ख़राब ना हो, इसलिए। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है, हल्की होती है, कम सक्रिय होती है। चौथा नंबर है, चूने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा चूना भी कहते हैं। और बुझे हुए चूने के विलयन से दीवारों की सफ़ेदी करने पर 2-3 दिन में दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, इसीलिए सफ़ेदी हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, 1 व 2 दोनों सही हैं इसके। नेक्स्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है, चूने का, तो ये सफ़ेदी देता है। नेक्स्ट है, श्वसन। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है? तो ये ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, एक्सोथर्मिक ऑपरेशन है ये, रिएक्शन वाला। तो नेक्स्ट है, ये देखिए, जिन अभिक्रियाओं से ऊष्मा का अवशोषण होता है तो ऊष्मा शोषी कहते हैं, और जिनसे ऊष्मा निकलती है तो ऊष्मा क्षेपी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण। दूसरा, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है तब वह किस रंग का होता है? तो ये बैगनी का होता है। ये इसका प्राकृतिक सूचक है, ये लिटमस बैगनी रंग का होता है, और ये थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। तो ये याद रखिएगा, थैलोफाइटा से निकाला जाता है। नेक्स्ट है, अम्ल तथा क्षारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारकों का खट्टा होता है, ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये सही है। अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। केवल ये 2 सही है। ये जो अम्ल और क्षारक होते हैं ना, विद्युत के सुचालक नहीं कुचालक होते हैं। ठीक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। देख लीजिए, पहला गलत है क्योंकि इसमें होता है, आप सीधा कर लीजिए, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, बाकी इसमें देख लीजिए, और ये जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, ये जलीय विलयन में विद्युत चालकता दर्शाते हैं केवल जल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो सब में हाइड्रोजन उपस्थित होगा। नेक्स्ट है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग लाल भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो होता है हल्दी, ये आपका प्राकृतिक सूचक है, ये इंडिकेटर होता है। ठीक है, जैसे आपका लिटमस होता है वैसे ही। मानव उदर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न जो पॉइंट है, मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है, तो ये तो गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, अपचय की स्थिति में मानव उदर बहुत ही अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में जलन का अनुभव होता है। तो ऑप्शन नंबर ये बी है ऑप्शन, केवल 2 सही है इसमें। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ना कि सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड तो आपकी बैटरी में डाला जाता है, तो इसमें HCl होता है। ठीक है, एसिड होता है। नेक्स्ट है, पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है, किसी विलयन में
हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है पीएच उतना ही अधिक होता है, और किसी भी उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 होता है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच उतना ही अधिक होगा, तो ये गलत है। इसमें देख लीजिए, किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच उतना ही कम होगा, तो कथन 2 इसलिए गलत है। ठीक है, और 7 से नीचे वाले को अम्ल बोलते हैं, 7 से ऊपर वाले को क्षार बोलते हैं, और 7 को न्यूट्रल बोलते हैं, उदासीन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो जाने पर वह जल अम्लीय वर्षा कहलाता है। ठीक है, और मुंह का पीएच मान बढ़ जाने से दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें आपके देखना है, इसमें जो ऑप्शन सही है ये हो जाएगा ए वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला, केवल 1 व 2 सही है। नेक्स्ट है, इसमें देखिए मुंह का पीएच जो होता है 5.5 से घट जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, तो इसलिए कथन 3 गलत है। नेक्स्ट है, इसका इनेमल जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची देगी मानव रक्त, दूध, मानव लार और मानव मूत्र। तो पहला हो जाएगा 2, 3, 1, 4। तो इसका हो जाएगा आपका पहले का दूसरा 7.3 से 7.5 तक, और दूध का हो जाएगा तीसरा 6.4, और लार का हो जाएगा मानव लार का 5.5 टू 7.5, मानव मूत्र का हो जाएगा ये 6.5 टू 7.5। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा। और इसका नींबू का भी याद रखिएगा 2.2 पूछा जाता है, जठर रस का 1.2, और रक्त का होता है 7.4, शुद्ध जल का 7 होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH का ये 14 होता है। लगभग में है ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सूची दी गई मधुमक्खी का डंक जो होता है उसमें क्या होता है, तो ये होता है आपका मेथोनोइक एसिड होता है, और इमली में होता है आपका टार्टरिक एसिड होता है, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड, और सिरका में होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। देख लीजिएगा इसमें मिलान, चीटी के रंग में मेथोनोइक एसिड, इसे ही फार्मिक बोलते हैं, SCOOH होता है। ठीक है, COOH। ठीक है, नेक्स्ट है, खट्टा दूध जो होता है लैक्टिक एसिड होता है, संतरा और नींबू में सिट्रिक एसिड, खट्टे फल जो होते हैं, सिरका में एसिटिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड, मधुमक्खी का एथेनोइक या मेथोनोइक एसिड या फार्मिक अम्ल बोलते हैं। नेक्स्ट है, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द महसूस होता है, ये दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी मेथोनिक एसिड, वही फार्मिक एसिड। नेक्स्ट है, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है, तो ये डी है बेकिंग सोडा। ठीक है, ये क्षारक होता है ना इसलिए। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चेक कीजिए। हाइड्रोजन गैस का उपयोग जो विरंजक चूर्ण के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है, इसका उपयोग पीने वाले जल को रोगाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तीसरा, विरंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचार के रूप में होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी वाला। केवल 2 और 3 सही है। ठीक है, पहला इसलिए गलत है क्योंकि विरंजक चूर्ण के उत्पादन में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, ना कि हाइड्रोजन गैस का। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की जब क्रिया कराई जाती है तो CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, फार्मूला भी याद रखिएगा इसका। नेक्स्ट है, किसी गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं, तो ये आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है इसमें, जैसे कोको कोला में भी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा जो होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaHCO3 होता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट बोल लीजिए, तो इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, धावन सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग घरों में सफाई के लिए किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों सही हैं इसके। ठीक है, जो धावन सोडा होता है ना Na2CO3.10H2O इसे बोलते हैं, 10 इसमें H2O लगे होते हैं, Na2CO3 ये क्षारकीय प्रकृति का होता है, इससे कपड़े धुले जाते हैं। नेक्स्ट है, जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है, तो ये 373 होता है। ठीक है, इसमें आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब गर्म करेंगे
100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब इसमें होता है 273, जब ऐड करेंगे तो 373 हो जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला होता है CaSO4.12H2 होता है। ठीक है, हाफ होता है इसका। नेक्स्ट है तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। धातुओं के भौतिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? तो इसमें देखा ना, आघातवर्धनता, ये मेलिएबिलिटी होती है, धातुओं को पीटने पर उनके पतला होने का गुण होता है, ये सही है। तन्यता यानी डक्टिलिटी, धातु के पतले तार के रूप में खींच सकने की क्षमता होती है। और ध्वनि की, ये स्वरनेस होती है, कठोर सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करने की वाली धातुएं होती हैं। तो ये तीनों सही हैं इसके, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये इसकी जैसे ये होता है ना, 1 ग्राम सोने का जो तार, उसे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये आपकी हो जाएगी बी, ब्रोमीन। ठीक है, ये अधातु है और फिर भी आपकी उसमें पाई जाती है द्रव अवस्था में। नेक्स्ट है तीसरा, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। तो ये 1 व 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपकी क्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों को चाकू से काट सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया। पहला है आयोडीन अधातुओं के सामान्य भौतिक गुण के विपरीत चमकीली होती है। दूसरा है हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तीसरा है ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो सही है केवल तीसरा। पहला गलत है इसका, नहीं, इसमें पूछा गया था जो नहीं है, तीसरा गलत है इसका। तो इसमें ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है। तो ये कुचालक नहीं, सुचालक होती है। ठीक है, ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, जो कार्बन का एक अपर रूप होती है। तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। पांचवा है निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। सभी धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है। चांदी अत्यंत अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तीसरा है सोना जल की किसी भी अवस्था ठोस, द्रव, गैस के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी वाला। 2 और 3, केवल 2 और 3 सही है, पहला गलत है। इसमें देख लीजिए, वायु में जलने पर लगभग सभी धातुएं धातु ऑक्साइड देती हैं। अधिकतर धातुओं ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है, परंतु कुछ ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इसलिए पहला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है छठा नंबर है निम्नलिखित में से कौन धातु या धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाए ए, पहला और दूसरा, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम पोटेशियम बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, तो ये हवा में क्रिया करके ये तुरंत जलने लगती है, इसीलिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है। एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये अधातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। ये धातुओं पर चढ़ने वाली जंग की परत को हटाने की प्रक्रिया है। ये एल्यूमिनियम धातु पर चढ़ी ऑक्साइड की परत को हटाने की प्रक्रिया है। और चौथा है ये एल्यूमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। इसमें पूछा गया है कौन सा सही है इसमें? तो ये चौथा वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला। तो इसमें एनोडीकरण एल्यूमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, डी सही है इसका। नेक्स्ट है 8 नंबर, धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, परंतु जब धातु नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ क्रिया करती है तो ऐसा नहीं करता है। क्योंकि ये ऑप्शन नंबर ए है, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसीलिए। नेक्स्ट है 9 नंबर है एक्वारेजिया के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सांद्र HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल होता है और HCl का 3:1 का अनुपात होता है। दूसरा, ये सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है। तीसरा, ये प्रबल संचारक होते हैं। तो इसमें नहीं पूछा गया, तो ये पहले वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो नाइट्रिक एसिड होता है और HCl का, तो ये उल्टा दिया गया इसका अनुपात, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसमें होता है एक्वारेजिया HCl का जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl
रेशियो HNO3 होता है, HNO3, तो ये होता है HCl3 और ये होता है 1, ठीक है, उल्टा दिया गया इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम और गोल्ड, न्यूनतम जो अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट है, ये देखिए इसकी वो भी लिखा हुआ है, सबसे कम सबसे ज़्यादा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये अभिक्रियाशीलता का क्रम है। हाइड्रोजन के विशेष गुणों के कारण ये धातुओं और धातुओं के दोनों के साथ समान व्यवहार करता है, ठीक है, इसीलिए इसे अलग रखा गया उसमें आवर्त सारणी में। 11 नंबर है, संचारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर पर पड़ने वाली काली परत सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, दूसरा है, वायु में खुला रखने पर कॉपर पर चढ़ने वाली हरी परत कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होती है। तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ई वाला, दोनों कथन सही है इसके, ठीक है। इसमें कुछ दिन खुला छोड़ने पर सिल्वर की जो वस्तु होती है वो काली हो जाती हैं और इसमें हरी परत जो होती है कॉपर की होती है। नेक्स्ट है, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो ये जस्ता की चढ़ाई जाती है, ठीक है, जडेन। नेक्स्ट है, इसे यसद लेपन बोलते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर, लौह और इस्पात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हो जाएगा, शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है। दूसरा, स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करने के लिए लोहे में निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है, उसमें जंग नहीं लगती है। तो इसमें हो जाएंगे आपके डी, तीनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सूची दी गई पारद और कोई अन्य धातु, तो इसमें आपका मैचिंग करनी है, तो डी वाला हो जाएगा 1 2 3 4, ये मैच में हुआ है। देखिए, पारद और कोई अन्य धातु अमलगम है। तांबा और जस्ता ये पीतल का, तांबा और टिन कांसा, और सीसा और टिन ये सोल्डर बनाता है, ठीक है। सोल्डर जो आपकी सोल्डिंग की जाती है फ़ोन वगैरह में। 15 नंबर है, सोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। दूसरा है, शुद्ध सोने को कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबा मिलाया जाता है। तीसरा है, भारत में सामान्यतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों सही है इसके, ठीक है। ये शुद्ध सोना जो होता था 22 भाग होता है शुद्ध सोने में, 2 भाग तांबा और चांदी का पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए 22 कैरेट का होता है। चौथा चैप्टर है, कार्बन और एवं उसके यौगिक सहसंयोजी आबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, तो ये आबंध 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनते हैं, ये सही है। सहसंयोजी आबंध वाले यौगिकों का क्वथनांक अत्यधिक उच्च होता है। तीसरा है, सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इसमें सही उत्तर ढूंढना है इसमें, तो ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिए, बी हो जाएगा, ये वाला बी, केवल 2 सही है इसमें, ठीक है। देखिए इसमें पहला है, इसका अंतर आणविक बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, इसलिए इन यौगिकों के क्वथनांक कम होते हैं। और ये पहला था, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं, अतः पहला सही है, दूसरा गलत है और तीसरा सही है इसमें। अच्छा, इसमें पूछा था गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत है ना, और तीसरा इसका सही है, क्योंकि परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है जिससे आवेशित कण का निर्माण नहीं होता है, इसलिए सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इसमें नहीं पूछा गया था, ठीक है, इसमें नहीं पूछा गया था, तो इसमें दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, इसमें यहाँ पे सही बोल रहा है। नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही है, सभी कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव होती हैं। अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत के चालक नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सही मुझसे पूछा गया, तो इसमें केवल 2 हो जाएगा, केवल 2 सही है। तो पहला गलत इसलिए क्योंकि सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं, परंतु सभी कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव नहीं होती हैं, ठीक है। पहले ये माना जाता था कि सभी कार्बन पर आधारित संरचनाएं संश्लेषण के लिए एक जीव शक्ति आवश्यक होती है, परंतु ये फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसे गलत सिद्ध कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपर रूप है? तो ये तीनों ही हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3, हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, ठीक है। नेक्स्ट है,
फ्लोरीन को C60 बोलते हैं। ग्रेफाइट और हीरे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है? तो ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक संयोजी परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाता है, जिससे एक त्रिआयामी संरचना का निर्माण होता है, 3 डायमेंशन। दूसरा है हीरे में कार्बन का प्रत्येक संयोजी परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर बंध बनाता है, जिससे एक षष्ठकोणीय हेक्सागोनल संरचना निर्माण होता है। तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, दोनों गलत है, ये उल्टा लिखा हुआ है। इसमें ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन के अपर रूप है। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आवन से तरीकों के आधार पर इसमें अंतर होता है। देख लीजिए, ग्रेफाइट का जो प्रत्येक परमाणु होता है 3 परमाणु के साथ ये बंध बनाता है, तो इसमें षष्ठकोणीय व्यू का निर्माण होता है और द्विबंधीय डबल बॉन्ड का निर्माण होता है, तो ये षष्ठकोणीय होता है। तीसरा, इसमें हीरे के कार्बन का प्रत्येक परमाणु ये 4 परमाणु के साथ बंध बनाता है और त्रिआयामी संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, उल्टा लिखा था उसमें। 5वां है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। दूसरा है, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, तो ये गलत लिखा हुआ है। शुद्ध कार्बन को उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हीरा संश्लेषित किया जाता है, तो इसमें नहीं पूछा गया ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, ये कुचालक नहीं चालक होता है, इसका सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। ठीक है, सुचालक। नेक्स्ट है, कार्बन के यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। दूसरा है, द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तीसरा है, कार्बन के संतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो इसमें उत्तर सही चुनना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। पहला सही है, केवल पहला और दूसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा सही है इसका। तीसरा देखिए, कार्बन के असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, तो ये उल्टा लिखा था, तो इसलिए तीसरा गलत था। नेक्स्ट है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले यौगिक कार्बन यौगिक निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 होते हैं ना। नेक्स्ट है, 8 नंबर है, कथन दिया, अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्ज्वल होता है और बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है। आर वाला है, केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है, तो ये दिया गया है कथन और कारण, तो पहला सही है इसका। आर भी, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, कोयला, तेल और गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधों का अवशेष है। नेक्स्ट है, तेल और गैस लाखों वर्ष पुराने समुद्री पौधों और जीवों के अवशेष हैं, तो ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा। 10 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। दूसरा है, साधारणतः जंतु वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, तो इसमें कौन सा सही है? ये आपके दोनों ये हो जाएंगे, केवल बी वाला सही है। देखिए, पहला गलत इसलिए क्योंकि वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बनिक श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त होती हैं, तो ये उल्टा लिखा था इसमें। 11 नंबर है, एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन और कफ सिरप बनाने में किया है। दूसरा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है। तीसरा है, अधिक मात्रा में सेवन से इसका उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। डी है, ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें पूछा गया तो कौन सा सही नहीं है? बी वाला। ठीक है, ये मजबूत नहीं बनाता है बल्कि धीमा कर देता है इसे। एथेनॉल, जो इसे शराब बोलते हैं, एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों में बनाने होता है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कमजोर बनाता है। अधिक मात्रा में इसके सेवन से उपचापचयी जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है वो धीमी हो जाती है। ठीक है, और सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है, एल्कोहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा देखिए, ये जो एथेनॉल था ना, ये जो होता है ये शराब होती है, और जो मेथेनॉल होता है वो जहरीली शराब होती है, उससे लोग मर भी जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एल्कोहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गन्ने के रस को मोलेसस सिरप बनाया जाता है,
जिसके किण्वन से अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। दूसरा, अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा सी। एक व दो दोनों सही है, ठीक है। अल्कोहल में पेट्रोल मिला के ये स्वच्छ ईंधन बनता है इसका। नेक्स्ट है, एथेनोइक अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। इसे सामान्यतः एसिटिक एसिड कहा जाता है। दूसरा, इसका जल के साथ 5 से 8% विलयन सिरका कहलाता है, जिसका उपयोग अचार परिरक्षक के रूप में होता है। तीसरा है, शुद्ध एसिटिक एसिड को इसके गलनांक के कारण ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो इसमें कौन सा सही है देखना है। तो डी वाला होगा, तीनों सही है इसके, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जो शुद्ध एसिटिक एसिड का गलना होता है 290 केल्विन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, साबुन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। दूसरा है, साबुन के मिशेल प्रकाश को प्रकटित कर सकते हैं, जिससे साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। तो इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक व दो दोनों सही है। नेक्स्ट है, 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑक्सीकारक, ऐसे पदार्थ जिसमें दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। उत्प्रेरक, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं, परंतु इनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है। एस्टर, ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया में निर्मित होते हैं। तो इसमें कौन सा सही है। तो ये तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, 5वां है चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो ये आपका दिया गया, ये बी वाला हो जाएगा इसका 2 1 4 3, ठीक है। 2 1 4 3 इसका हो जाएगा दूसरा, और ये, ठीक है। जो डोबेनाइरन ने त्रिक सिद्धांत दिया था इन्होंने, तो जॉन लेंड्स ने अष्टक का नियम दिया था, और मेंडलीफ ने तत्वों की आवर्त सारणी की दी थी, और मोजले ने ये आधुनिक दी थी, ठीक है। तो ये देखिएगा आपके बने हुए, ठीक है। नेक्स्ट है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया था। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया था। तो इसमें सत्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, ठीक है। इसमें आपका तीसरा गलत है, देख लीजिए। मेंडलीफ आवर्त सारणी अक्रिय गैसें अनुपस्थित थी, क्योंकि तब तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो इसलिए तीसरा गलत है। नेक्स्ट है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उपस्थित कमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। नेक्स्ट है, तत्वों के समस्थानिक उनकी सारणी के आवर्त नियम के लिए चुनौती थे। तीसरा, उनकी सारणी में एक तत्व दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते थे। तो इसके ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, 1 2 3, 1 2 3 तीनों सही है इसके, ठीक है। तो ये डी वाला हो जाएगा, ये इनकी कमियां थी। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। इसमें 7 समूह और 18 आवर्त होते हैं। तो कौन सा सत्य है इसमें। तो ए सही है, पहला वाला, ठीक है। इसमें उल्टा लिखा हुआ है, 7 आवर्त होते हैं, 18 समूह होते हैं। तो ये देख लीजिए, इसमें ये जो ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं ना, ये समूह कहलाते हैं, और क्षैतिज जो पंक्तियाँ उसे आवर्त कहते हैं। तो इसलिए दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछा गया इसमें। तो एक ही समूह के सभी तत्व के संयुक्ता इलेक्ट्रॉनिक की संख्या समान होती है, ठीक है। प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि नया कोष इलेक्ट्रॉनिक से भरा गया है। सी है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। डी है, धात्विक अवलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में नीचे जाने पर घटता है। तो ये डी वाला गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो नहीं पूछा गया इसमें, ठीक है। देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी वाला है, ये हो जाएगा आपका 3 और 5, तीसरा और पाँचवा है कार्बन और आयोडीन। कार्बन एंड आयोडीन जो है आपके, ये धातु अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। ये अधातु हैं वो दोनों, और बोरान सिलिकॉन और जर्मेनी ये करते हैं। तो देख लीजिएगा।
जो आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी जो होती है ना, तो ये अलग, इन्हें अलग करती है। तो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलेरियम, ये धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं। तो ये याद रखिएगा। छठा चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस, शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना। दूसरा है श्वसन, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण या मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक ना तो दो, दोनों सही नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, उल्टा लिखा है। शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कोशिकीय जीव को भोजन ग्रहण करने, गैसों के आदान प्रदान तथा अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहती हैं। तो कौन सा सही है इसमें पूछा गया, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों का आकार बड़ा और शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता है। इसमें विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण से सीधे संपर्क नहीं रह सकती हैं, इसलिए साधारणतः विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है इसका। तीसरा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी जीवों की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। दूसरा है पौधों द्वारा अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट उनके द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है। तीसरा है मानव शरीर भोजन के से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग मंड के रूप में संचित करता है। तो कौन सा सही नहीं है इसमें पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी है। दूसरा तीसरा सही नहीं है, बाकी पहला सही है। देखिए दूसरा तीसरा, पौधों द्वारा अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट उसके मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है, जबकि मानव शरीर में भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग ग्लाइकोजन के रूप में जो होता है संचित कर लिया जाता है। इसलिए कथन 2 और 3 सही नहीं थे। नेक्स्ट है चौथा नंबर है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में स्वपोषी द्वारा बाहर से लिए गए पदार्थों को संचित ऊर्जा के रूप में बदल दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के इस प्रक्रम में घटने वाली घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अवघटन। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेट में अपचयन। तो ऑप्शन नंबर डी है, इसके तीनों सही हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर है पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग उपस्थित होता है। नेक्स्ट है इसमें वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है। तना व जड़ें इसे आदान प्रदान में भाग नहीं लेती हैं। नेक्स्ट है ये मृदा से प्राप्त नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रोजन अथवा नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है, केवल 1 व 3 सही है इसके। नेक्स्ट है देखिए दूसरा इसलिए गलत है, पौधों में वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है। गैसों का आदान प्रदान पत्तियों की सतह, तना और जड़ों से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसलिए गलत है। छठा है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। फफूंद ब्रेड माउल्ड जो होती है, ईस्ट में भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर दिया जाता है और उसके बाद इसका अवशोषण होता है। दूसरा है सभी एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से ग्रहण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सही वाला है। तो ये केवल 1 होता है। ठीक है, दूसरा देखिए गलत क्यों है, क्योंकि सामान्यतः एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से ग्रहण किया जा सकता है। अमीबा इसका उदाहरण है, परंतु पैरामीशियम ऐसा नहीं कहता है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, इसकी कोशिका एक निश्चित आकार की होती है और भोजन एक स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। तो दूसरा गलत है इसलिए। 7वां है भोजन के समय मुख में आने वाली लार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें कथन देखना है। तो पहला है ये लाला ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला एक रस है। दूसरा है इसमें लार एनिमल एमिलेस या सलाइवरी एमाइलेस नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो मंड को शर्करा में तोड़ता है। तो इसके दोनों सही हैं ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पहला दूसरा सही है। सलाइवरी एमाइलेज होता है, ठीक है, तो एंजाइम होता है एक जो मंड को क्या करता है, शर्करा में या शुगर में तोड़ता है। भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावण
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका स्रावण क्षुद्रांत द्वारा किया जाता है। दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक करता है। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 2 और 3 सही है, पहला गलत है। देखिए पहला वाला, भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावण अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए पहला गलत था। दूसरा 9 नंबर है, निम्न में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो ये क्षुद्रांत होता है। ठीक है, क्षुद्रांत और बृहद्रांत होता है, जो 2 होती है, इसमें क्षुद्रांत सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट है 10 नंबर, क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा गया। ठीक है, पाचन प्रक्रिया में भोजन अमाशय के बाद क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, ये सही है। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। सी है, क्षुद्रांत भोजन के पाचन के लिए पित्तरस और अग्न्याशयी रस दोनों अग्न्याशय से प्राप्त करती है। डी वाला है, ये गलत है, ये जो पहला सी वाला। ठीक है, डी है, पाचित भोजन को क्षुद्रांत की भित्ति द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है। तो उसमें विलाई नाम की वो होती हैं, छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, तो ये अवशोषित करती हैं। ठीक है, ये आपका सी गलत है। देखिए सी वाला, रस होता है वो एक रस से निकलता है और अग्न्याशय से आपका अग्न्याशय रस निकलता है। तो इसमें ये बोला था दोनों अग्न्याशय से निकलते हैं, तो इसलिए गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। दूसरा है, दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है, अतः इसमें दिन में कोई CO2 नहीं निकलती है। तो इसमें सही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों सही हैं इसके, एक बार दोनों सही है। नेक्स्ट है 12 नंबर है, जलीय जीवों की श्वसन दर स्तरीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। कारण है इसका, जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। तो इसका हो जाएगा आपका ए नंबर सही है। ए और आर सही दोनों, और आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया समान है? तो आपकी देखिए, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला अणु है का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन हो जाता है। ठीक है, तो ये सी बी वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट है 14 नंबर है, निम्न में से कौन कोशिका की आत्मरोष्मी या एंडोथर्मिक क्रिया के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? तो देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ये है जो आपका ATP होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है इसका। ठीक है, तो ए वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। ये कोशिका का शक्तिगृह होता है ना, कोशिका की ये इकाई होती है, शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट है 15 नंबर, मनुष्य के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नासाद्वार में उपस्थित महीन बाल सांस लेने पर वायु को निस्पंदित या फिल्टर करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर जाती है तो फुफ्फुस लंग्स सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। नेक्स्ट है, मानव हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक होता है जो फुफ्फुस की वायु में ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी थी। इसमें सही पूछा गया, तो इसमें आपका डी, तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर है, मानव हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनीकृत रक्त को मिलने से रोकने में सहायक होता है। तो मानव हृदय के बंटवारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। मानव का जो दायां है भाग ऑक्सीकृत रुधिर प्राप्त करता है, जबकि बायां भाग विऑक्सीकृत, तो ये उल्टा लिखा होगा। दूसरा, इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। तो इसमें सही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर केवल बी हो जाएगा, दूसरा वाला। पहला गलत है, क्योंकि मानव हृदय का दायां और बायां बंटवारा ये जो होता है ऑक्सीजनीकृत और विऑक्सीजनीकृत होता है। दाएं में ऑक्सीजनीकृत होता है और बाएं में विऑक्सीजनीकृत के रोकने की सहायक है। मानव हृदय का बायां भाग ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्राप्त करता है, जबकि दायां भाग जो होता है विऑक्सीजनीकृत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विभिन्न जंतु के हृदय में रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जल स्थल चल तथा बहुत सारे सरीसृप
ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनीकृत रुधिर धारा का कुछ सीमा तक मिलान भी चयन कर लेते हैं। दूसरा है मछलियों के शरीर में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। तो ये दोनों सही है इसके, पहला दूसरा। नेक्स्ट है 18 नंबर है रक्तदाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा शिराओं में अधिक होता है। मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन यह 120 mm पारा और अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। 120/80 बोलते हैं, तो ये सामान्य होता है। इसको मापने के लिए स्फैग्नोमैग्नोमीटर होता है, स्फैग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र का उपयोग होता है। तो इसमें सही पूछा गया तो इसके बी हो जाएंगे। 2 और 3 सही है, पहला गलत है। पहला इसलिए गलत है, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। तो रक्तदाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होता है, ये उल्टा लिखा था। नेक्स्ट है 19 नंबर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए वाला सही नहीं है। जो सही है वो देख लें। रुधिर वाहिकाओं में रक्तस्राव होने पर रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट्स कोशिकाएं रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग बंद हो जाती है। लसिका एक अन्य द्रव है जो वहन में सहायक है, जिसे ऊतक तरल भी कहते हैं। डी वाला है पाचित और क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। ठीक है, पहला वाला गलत है इसका। नेक्स्ट है पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाइलम मृदा में प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण और जड़ से पत्तियों तक जल एवं उसमें विलय खनिज लवणों की उपरिमुखी गति में सहायक होता है। तीसरा है वाष्पोत्सर्जन पादपों के तापमान नियमन में सहायक होता है। तो इसके तीनों सही हैं, डी वाला तीनों सही है इसके। 21 नंबर है पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका सही जो पूछा गया 1 व 2 दोनों सही है। देखिए, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के साथ अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है। दूसरा है फ्लोएम में पदार्थों का स्थानांतरण ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। तो इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 व 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर है मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आपके इस पर सही पूछा गया ना, तो ये आपके तीनों सही हैं। देखिए, वृक्क जो होता है रुधिर में नाइट्रोजनी जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, को अलग करने का काम करता है। दूसरा, वृक्क के अंदर नेफ्रॉन नामक निस्यंदन एकक उपस्थित होता है, यूनिट होती है नेफ्रॉन। और आपके माइंड में जो होती है न्यूरॉन होती है। वृक्क द्वारा प्रारंभिक निस्यंदन फिल्ट्रेशन में बचे पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण या सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मूत्र वाहिनियों द्वारा होता है। तो सही कौन सा? इसमें तीनों सही है। ठीक है, 1 2 3। और इसका लास्ट है आपका 23 नंबर है निम्नलिखित में से कौन पदार्थ के अपशिष्ट उत्सर्जन के उदाहरण है? तो इसमें आपके देख लीजिए तीनों, ये चारों हैं। अपशिष्ट पदार्थों का कोशिकीय रिक्तिका में संचित करना, गिरती पत्तिका, रेजिन और गोंद प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन। तो इसके चारों सही हैं, डी वाला। और यहाँ पे आपके ये 6 चैप्टर हुए हैं। इसके बाद का जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें आगे के चैप्टर देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।